पहले बात करेंगे बिहार अक्टूबर नवंबर के विधानसभा चुनाव। अभी ये अनुमानित तारीख है, चुनाव आयोग ने तारीख नहीं बताई, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों के हिसाब से लग रहा है कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। और इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के बिहार के ब्यूरो चीफ संतोष जी। संतोष सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। आपकी किताब भी बड़ी कमाल की है, बिहार रूल्ड मिसरूल्ड, और उसका जो कवर पेज है वो भी बिहार की कहानी बहुत अच्छे से बताता है। अच्छा संतोष जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बिहार राज्यसभा के 4 कैंडिडेट आए, बीजेपी की तरफ सीपी ठाकुर के विवेक ठाकुर, जेडीयू की तरफ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जेडीयू की तरफ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, और आरजेडी की तरफ से उनके कोषाध्यक्ष कह लीजिए, उनके फंड मैनेजर कह लीजिए, प्रेम गुप्ता और अमरेंद्र सिंह। ये जो 5 कैंडिडेट हैं, ये दोनों ही जो बड़े पॉलिटिकल ब्लॉक हैं, एनडीए का ब्लॉक और यूपीए का ब्लॉक, उसमें बड़े नए किस्म के पॉलिटिकल समीकरणों की बात करते हैं। आरजेडी एक भूमिहार को राज्यसभा भेज रही है, बीजेपी सीपी ठाकुर के परिवार के जरिए वापस से रीअसर्ट कर रही है अपना क्लेम कि भाई हम गिरिराज सिंह के रूप में सिर्फ एक कैंडिडेट दे पाए थे, गठबंधन की मजबूरी थी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा भरोसा बनाए रखिए। या हरिवंश के सहारे जो एक बीजेपी और जेडीयू के बीच पूल है, और एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री न बनने के बावजूद जेडीयू का जो एक पावर पोजीशन में एक उनका व्यक्ति बैठा हुआ है जो वरिष्ठ पत्रकार। आपको लगता है कि ये सारा अलाइनमेंट विधानसभा चुनाव को भी नजर में रख के हुआ था? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बताइए। हेलो जी जी देखिए, आपका आकलन हरिवंश जी के बारे में आपका आकलन परफेक्ट है। और जहां तक राजद वाली बात है ना, प्रेम गुप्ता का आप इम्पोर्टेंस आप शुरू से जान रहे हैं लालू जी की पॉलिटिक्स में, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया फंड मैनेजर कोषाध्यक्ष के रूप में। अमरेंद्र प्रताप सिंह का उस तरह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो थोड़े से अभियानंद से जुड़े हुए थे, फॉर्मर डीजीपी के क्लास चलाते थे, तो वो थोड़ा बहुत उसमें असिस्ट कर रहे थे, एजुकेशन वाला। लेकिन यहाँ भी मुझको कोई नहीं, वो भूमिहार के नेता कभी रहे हैं, उस तरह से नहीं जाने जाते हैं। तो आरजेडी किस तरह से सेलेक्ट करती है, तो इसमें किसी जातीय समीकरण को देख करके उन्होंने नहीं किया है। अब उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसमें वो फिट बैठते होंगे, उसी क्राइटेरिया के तहत वो चुने गए हैं। आप जिस क्राइटेरिया की तरफ संकेतों से इशारा कर रहे हैं, मैं खुल के बोल देता हूं, वो बड़े उद्योगपति हैं। क्या ये क्राइटेरिया था उनको चुने जाने का? उनमें से एक क्राइटेरिया है, जी हाँ, एकदम। अच्छा, तो पहला सवाल मेरा राजदीप और संतोष जी, आप दोनों लोगों से ये है कि जो बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली की 7 जून को, उसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? उन्होंने बार बार दोहराया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत, यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है, उसको कोई खतरा नहीं है। एज ऑफ नाउ देखिए, एज ऑफ नाउ उन्होंने इस जेस्चर के थ्रू यही कहने की कोशिश की है कि ये इंटैक्ट है। और जैसे कि अमित शाह ने कहा कि ये राजनीतिक रैली नहीं है, अभी उसको इस तरह से नहीं देखा जाए, तो ये तो सिर्फ कहने की बात होती है। उन्होंने वो सारी बातें कही जो कि चुनाव के आप अगर शुरुआत करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसी तरह की बात करते हैं। केंद्र ने क्या किया, बिहार सरकार ने क्या किया, हमने माइग्रेशन के लिए क्या किया, तो वो सारे टेम्पलेट इलेक्शन के उन लोगों ने सेट कर दिए हैं। उस इलेक्शन के टेम्पलेट सेट करने के बाद अब पोजर छोड़ दिया है अपोजिशन के लिए कि अपोजिशन, और उन्होंने एक लाइन कर दिया है, एक रेटरिक उनका चलता आ रहा है कि लालूवाद वर्सेस विकासवाद। ये उनका बहुत ही पुराना रेटरिक है, 15 साल वर्सेस 15 साल चले तो उनको सूट करता है। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये 5 साल उसका अगला 5 साल हमने क्या किया है। ये नीतीश वर्सेस नीतीश कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे। 15 इयर्स वर्सेस 15 इयर्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक पॉलिटिकली रोमांटिसाइज्ड टर्म है एक तरह से। और इसमें एकदम तेजस्वी, आरजेडी सब डिफेंसिव हो जाता है। तेजस्वी ये नहीं कह पाते हैं कि भाई मैं 16 महीने डिप्टी सीएम रहा, मेरे कार्य को एसेस करो, मेरे फादर को हिस्ट्री जज करेगी, पॉलिटिकल पंडित जज करेंगे। तो आप उस तरफ से नहीं जाकर, लेकिन एनडीए घुमा फिरा करके वही लालू वर्सेस नीतीश, डेवलपमेंट वर्सेस नो डेवलपमेंट, इस रेटरी की तरफ ले जाती है। एक तरह से वर्चुअल रैली ने उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है
लेकिन मुझे डर लग रहा है कि जब केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं, 6000 पार कर गया है, और मुझे लगता है कि अब मान लीजिए कि नियत समय पर अगर चुनाव होते हैं, तब तक मान लीजिए कि 40,000 50,000 केसेस होंगे। कैसे घर से लोग निकल करके, आप क्या चाह रहे हैं कि 20% के वोट पर चुनाव हो जाए? ये तो अच्छी स्थिति नहीं होगी। उन लोगों ने ये इंप्रेशन दे रखा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, जबकि वस्तुतः कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं ही देखिए अभी निकला हूँ, कितने प्रोटेक्शन के साथ निकला हूँ, कहाँ रुकना है, क्या खाना है। तो एक जनता ईवीएम बटन दबाने कैसे जाएगी? तो वो जनता तो चुनाव कम से कम नहीं सोच रही है, पॉलिटिकल पार्टी सोचें। अच्छा, ये बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया था कि नई नई चीजें नॉर्मल हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रचार करेंगे और वोट भी डालेंगे। आपको लगता है कि इस तरह से ये मैसेज देने की कलेक्टिवली कोशिश है कि चुनाव टाइम पर ही हो? एकदम कोशिश है। देखिए, ये अभी पिछले 1.5 महीने से ये क्या कर रहे थे, इनके 72,000 पोलिंग बूथ्स हैं, 9,000 शक्ति केंद्र हैं, 1100 मंडल हैं। सब जगह इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया था। डिजिटल इंडिया का जो इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है, वो एक अच्छा संदेश है कि आप कोविड के टाइम में जब सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई थी ओपोनेंट, ये चुपचाप कनेक्ट कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। वो एक वर्चुअल रैली की तैयारी थी। तो उसके बाद इन्होंने दिखाया कि हमने अपने काडर से अगर तो इस्टेब्लिश कर दिया, वर्चुअल रैली के थ्रू हम काडर से तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, जनता से भी कनेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन जब इलेक्शंस होंगे, ये तो ठीक है, इलेक्शंस तो वर्चुअल नहीं होंगे ना, इलेक्शन तो रियल होंगे। पोलिंग बूथ पर लोगों को लाना पड़ेगा। आप मास्क दे दीजिए, उनको ग्लव्स दे दीजिए, आप लोग वोट देने ऐसी स्थिति में जाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। अभी देखिए सौरभ जी, एक आप बात ध्यान दीजिए कि अभी बहुत सारे जो इसकी जो कोविड के केसेस हैं, 1 तारीख के बाद कोई रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं। तो आपको पता ही नहीं कि लोग कौन कहाँ जा रहे हैं। अब सैंपल कलेक्शन कैसे होगा? अब डोर टू डोर करेंगे तो वही एक उपाय है, जो कि बहुत ही कुम्बरसम प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि कोविड केसेस को कंट्रोल करना, एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आ रहे हैं, उसको एड्रेस करना, कहीं आपको वेंटिलेटर इमरजेंसी वाला इशू, ये अभी कोर इशू थे हमारे। जब हमको अभी तक में एडॉकिज्म हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने किया, लेकिन वो सब बिलेटेड रिएक्शन था। उसको सस्टेन करने की अभी कम से कम 1-1.5 महीने जरूरत थी। बट दे आर इन फुल मोड। अच्छा, राजदीप, आपने इतने इलेक्शन कवर किए हैं, मेरा आपसे सवाल ये है, एंड संतोष जी यू कैन आल्सो कन्वर्सेशन, ये मजदूर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आगे बढ़कर पहल की कि हम उनको वापस लेके आएंगे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कहते रहे कि भाई सब राज्यों के लिए एक सा बनाइए, पप्पू यादव हो, तेजस्वी हो, इनके ऊपर हमलावर रहे। आपको लगता है कि ये जो लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं, हर विधानसभा में औसतन 15-16 हजार मजदूर, ये और कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट है वो नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा राजदीप, या जो आप कहते हैं कि टीना देयर इज नो अल्टरनेटिव, नीतीश कुमार वर्सेस हु, वो फैक्टर प्रभावी रहेगा? देखिए, दो बातें हैं सौरभ। एक तो आज हम ये बात करें जून के महीने में, चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर तक हम नहीं जानते, जैसे संतोष जी ने कहा, कि कोविड के कितने केसेस होंगे बिहार में जी। अगर समझ लीजिए कि कोविड के केसेस वहां 1 लाख से ज्यादा होते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, अगर केसेस बढ़े तो बहुत बढ़ सकते हैं जी। तो अगर कोविड उस समय बहुत ही बड़ा इश्यू तब तक रहे अक्टूबर नवंबर में, तो जरूर फिर जिस तरह से प्रवासियों के खिलाफ नीतीश ने या एक उन्होंने जो रवैया उस समय, जब शुरुआत में जब प्रवासी बिहार आना फिर से वापस आना चाहते थे, जो उन्होंने रवैया अपनाया, क्या वो मुद्दा बनेगा? जरूर बनेगा। लेकिन मुझे लगता है आखिर में, और संतोष जी जानते होंगे इससे बेहतर, बिहार की राजनीति अगर आप पिछले 25 सालों से देखें तो कहीं ना कहीं जाति की राजनीति और ये जो विकास का मुद्दा है, विकासवाद वर्सेस लालूवाद, जिस तरह से उसे बीजेपी ने खास करके बड़े अच्छी तरह से लोगों के सामने एक तरह से एक बैटल की तरह दिखाया है, उससे बीजेपी को एडवांटेज है। 2010 में नीतीश जी और भाजपा जब चुनाव लड़े थे तो उनको 3/4 बहुमत मिली थी, तब पासवान जी भी उनके साथ नहीं थे। आज अगर पासवान जी भी है तो देखिए, गणित, आखिर में चुनाव गणित पर लड़ा जाता है। केमिस्ट्री जो है, अगर कोविड के केसेस बहुत बढ़ते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो जरूर कहीं ना कहीं नीतीश जी को सवाल उठाने का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी और नीतीश जी गैम्बल ले रहे हैं आज।
जब वो कहते हैं वर्चुअल रैली के जरिए कि चुनाव, एक तरह से चुनाव का संकेत दे रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, ये एक गैम्बल है। क्योंकि अगर कोविड उससे बहुत एक पेंडेमिक वाकई बिहार में बनता है अक्टूबर नवंबर तक, तो वो चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। तब मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी स्टेप इन करेगा। संतोष जी, एक मसला ये है कि उद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसने अभी से उन 32 सीटों का ऐलान कर दिया है। 24 उत्तर बिहार की, 8 दक्षिण बिहार की सीटें जहां पर अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोट है, और MIM ने कह दिया कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है ओवैसी की पार्टी कोई फैक्टर होगी या अभी भी वोट कटवा वाली छवि ही है? देखिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। उनका जो इम्पैक्ट है ना, वो सीमांचल के कारण है। उनके अब स्टांस वाले नेता कहे ना, माने जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है, वो RJD में थे, वेरी गुड स्पीकर फायर ओवैसी, बढ़िया है, उनका कनेक्ट है। थोड़ा सा चल के बैकवर्डनेस का उन्होंने मुद्दा उठाया है। वो एक तरह से यूथ कार्ड खेल रहे हैं, वो रिलीजियस कार्ड को प्ले अप नहीं कर रहे हैं। भले ही उनको सुनना पड़ता है कि आप बीजेपी का प्लान क्या कहते हैं, बी टीम है, उस तरह से बीजेपी को हेल्प करते हैं। मुझको नहीं लगता है कि सीमांचल से परे कुछ बहुत ज्यादा भी इम्पैक्ट हो पाएगा। थोड़ा बहुत कैंडिडेट के हिसाब से कुछ वोट काट लेंगे, हो सकता है टेक्टिकल अलायंस किसी पार्टी से हो, उससे कुछ हो जाएगा। अभी ओपन एंडेड है, पप्पू यादव की पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही है, और कुछ जैसे कि मांझी अभी कहाँ जाएंगे कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ समीकरण बनेंगे, थोड़ा बहुत डैमेज करेगा, लेकिन नॉट बियॉन्ड सीमांचल। अच्छा, वो भी किशनगंज, ज्यादा किशनगंज। अच्छा, आपने जिक्र कर ही दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जीतनराम मांझी जिनकी पार्टी है हम, और उपेंद्र कुशवाहा RLSP वाले, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन को कांग्रेस लीड करे। ये क्या तेजस्वी यादव के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश के बार्गेन के लिए कांग्रेस इनको पुश कर रही है क्या? हर एक चुनाव के पहले जो है ना, ये इसमें देखिए, मुझको तो बहुत कुछ नजर नहीं आता है। RJD की पॉलिटिक्स क्लियर है कि मैं अलायंस को लीड करूंगा, तेजस्वी हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, हमारे मतलब कि ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट होंगे। इस पोजीशन से RJD बच कर ही नहीं सकती। इसमें कोई रॉकेट साइंस को, इस बात को समझने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब बच्चा दूसरा ध्रुव कांग्रेस थोड़ा बहुत प्रयास कर रही है कि कुछ नाम उछाला जाए, मीरा कुमार का नाम दिया जाए ताकि कुछ हो, लेकिन कांग्रेस अभी जानते हैं आप, बार्गेनिंग पोजीशन में बिहार में कई सालों से नहीं है। तो RJD और कांग्रेस के बीच में ये चल रहा है कि हम लोग चुपचाप अलायंस कर लेते हैं। इन लोगों ने पास्ट में प्रूव किया ही नहीं है, नहीं कुशवाहा ने किया है, नहीं मांझी ने किया है, और VIP तो एक नई पार्टी है, उसने तो किया ही नहीं है। तो इन लोगों ने चूंकि पास्ट में कुछ प्रूव नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग अब इनके प्रेशर टैक्टिक्स में हम लोग आने वाले नहीं है। वो एक तरह से ये भी RJD की तरफ से संदेश जा रहा है, हम आपको सिंबल भी नहीं देंगे, आप अपना कैंडिडेट बताइए, कैंडिडेट देंगे। वो कह नहीं रहे हैं अभी, वो बाद में कहेंगे, चूंकि बातचीत चल रही है, लेकिन अंदर से हम लोग मतलब किसको, मुकेश सहनी और RLSP को भी वो सिंबल, सबको हमारा और कांग्रेस का अलायंस होगा, और आप लोगों के कैंडिडेट को हम लोग अपने सिंबल से पर एकोमोडेट करेंगे। आप बता दीजिए आपका कैंडिडेट कौन होगा। ये ऐसा होगा नहीं है, लेकिन ये उनका काउंटर ये है, काउंटर कर रहे हैं कि देखिए एंड में ये सवाल सौरभ है जो आपने टीना फैक्टर कहा। आज की तारीख में अगर चुनाव नीतीश कुमार तेजस्वी होता है तो एडवांटेज नीतीश ही है ना। बिहार की राजनीति में जो हम 90 के दशक में जिस तरह से वहां उथल पुथल हुई, लालू जी के आने से नीतीश कुमार अन्य नेता है, वो आज स्थिति नहीं रही। आज की तारीख में बिहार की राजनीति में, और नीतीश की दुविधा एक तरह से है, नीतीश बिहार के एक तरह से नंबर 1 नेता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टीना फैक्टर, लेकिन इसके बावजूद वो एक अपना मंत्री अब केंद्र सरकार में नहीं ला पाते हैं। आप देखिए ना उनकी दुविधा, देखिए सौरभ, एक तो आ जाता, वो दो के लिए पुश मार रहे हैं। दिक्कत ये नहीं, मेरा ये आपसे कहना है कि आप उनकी दुविधा देखिए ना, कितने मुख्यमंत्री होंगे जो 15 साल से लगातार रहे हैं, अपने राज्य में उनकी पकड़ है, लेकिन केंद्र में वो कमजोर हो गए। 5 साल पहले तो उनका नाम चल रहा था कि वो मोदी जी बनाम नीतीश हो सकता है, ये बात हो रही थी। 2019 के चुनाव के पहले भी कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया था, शायद नीतीश कुमार विपक्ष के नेता बने। अब कोई वो बात तो नहीं करता। अब यही तो है ना कि बिहार के लिए कोई टीना फैक्टर वहां
वहां नीतीश को उसका फायदा होता है। केंद्र में मोदी जी के वजह से वहां उनको नुकसान होता है। वहां नीतीश जी बिल्कुल बाहर है केंद्र की राजनीति में से। लेकिन जो आपने कहा कि अमित शाह जी ने साफ कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, यानी जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी एक तरह से महाराष्ट्र की गलती नहीं दोहराएगी, नीतीश जी को क्या ज्यादा सीटें दे तो चुनाव के बाद क्या नीतीश जी कुछ और कर सकते हैं, मुझे लगता है वो सब अटकलों में अब कोई दम नहीं रहा। राजदीप, आपने सीटों का जिक्र किया। संतोष जी, मेरा अगला सवाल यही है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? 2010 का फॉर्मूला, बीजेपी 102 सीटें, जेडीयू 141 सीटें, या 2019 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला 17-17-6? फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि मेरी चिंता यह है एक राजनीतिक स्टूडेंट के तौर पे कि पहले इनके पास अरुण जेटली थे और कुछ लोग थे अरुण जेटली के लगाए हुए, जिनको ये जो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन होता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी अमित शाह की रेपो कैसी है। जेपी नड्डा का भी एक बिहार से, पटना से कनेक्शन है, लेकिन पेज कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, एलजेपी को कितनी दी जाएगी, और दूसरा पेज उन 49 सीटों पे भाजपा या जेडीयू पहले या दूसरे नंबर पर थी, 24-25 सीटें। आपको क्या लगता है संतोष सिंह? देखिए, 2010 के फॉर्मूले के लिए जेडीयू प्रयास कर रही है। वो कह रही है कि हम 15 आपके साथ नहीं लड़े हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होगा 10 का होगा, लेकिन बीजेपी को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी ने कहा जब आप 2 सीट 14 में जीते थे, हमने अपना 6 सीट काट करके 17-17 बराबर लड़े हम। और ये देखिए 15 में रामविलास पासवान नहीं थे इनके साथ। अब इनके साथ दिक्कत है, रामविलास पासवान को कोई बीजेपी छोड़ नहीं सकती है। दलित चेहरा है, 5-7% के हमेशा से लीडर रहे हैं, उनका एक इम्पोर्टेंस रहा है। तो रामविलास पासवान की, चिराग पासवान के बयान सब आप ट्वीट सब देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, नीतीश कुमार को भी वेल्ड अटैक करते हैं। हाँ, वो बार-बार कहते हैं कि हमारा नेता बीजेपी है, एनडीए में कोई आए कोई वो यही कहते हैं, पासवान जी का साफ गणित है कि भाई एक लोकसभा सीट पर 6 या 7 सीट, अब 6 जीते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एटलीस्ट 36। तो इसमें इनको दिक्कत क्या हो रही है कि जेडीयू हमेशा चाहेगी कि हम 115-20 लड़ें ताकि हम अगर 85 जीत जाएं, अगर मान लीजिए कि एलजेपी कुछ जीत जाए तो हम बीजेपी को छोड़कर हम सरकार बनाने में रहें, या फिर कांग्रेस को कुछ आ जाए, ये ऑप्शन हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। और इसी चीज का काउंटर बीजेपी करेगी कि बराबर बराबर लड़ो। बराबर बराबर जब भी लड़ती है आप देखिएगा बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर था 2010 में, 89% था। जी जी, हाँ बेटर था। 102 सीटें होगा ना, 102 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 91 जीते थे बीजेपी, 91 जीते थे, 141 पे लड़के 102 जीती थी, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेटर है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना बहुत बेटर, बीजेपी का स्ट्राइक रेट पर यही तो दिक्कत है ना, यही तो बीजेपी नहीं चाहती है कि जो महाराष्ट्र में क्या गलती हुई, महाराष्ट्र में प्रेशर में आके भाजपा ने शिवसेना को ज्यादा सीटें दी, जिसका फायदा शिवसेना ने चुनाव के बाद उठाया। तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में वो नीतीश जी को इतनी सीटें देगी जितनी नीतीश जी चाहते हैं, और ना ही मुझे लगता है आज नीतीश जी के पास उतनी बार्गेनिंग पावर है कि वो बीजेपी के सामने रखे कि मुझे 115 सीटें ही दीजिए, मुझे आधी सीटें दीजिए। तो मुझे लगता है नीतीश जी की, वही तो मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी की दुविधाएं बड़ी है। वो अभी भी बिहार के नेता नंबर 1 है, लेकिन आज की तारीख में 5 साल पहले के मुकाबले आज उनकी बार्गेनिंग पावर कम हुई है। अच्छा, मुझको लगता है 105 और 33 मेरा फॉर्मूला है। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला है, 105 33। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। मैं 2 चीजों पे आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा, संतोष जी आपकी खासतौर पे। 2 प्लेयर हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, एक पप्पू यादव, दूसरे प्रशांत किशोर। देखिए, पप्पू यादव तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में कई सालों से है। उनका जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वाला जो बेल्ट है ना, वो आप जान रहे हैं, सहरसा, वो थोड़ा सा कोसी का बेल्ट, और थोड़ा बहुत सीमांचल का बेल्ट, क्योंकि सीमांचल पूर्णिया से वो आते हैं, पूर्णिया से रहे हैं, और मधेपुरा, सुपौल वही उसे, तो उन सब रीजन में इन्होंने फील्ड में काफी काम किया। वैसे फील्ड में तो हर जगह दिखते हैं, नॉर्मल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से ज्यादा पप्पू यादव फील्ड में दिखते हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। लेकिन उनकी क्या है ना कि पप्पू यादव एक जो है ना अपने इमेज के प्रिजनर रहे हैं। वो भले ही मतलब उनको कन्विक्शन नहीं हुआ अजीत सरकार के इसमें, लेकिन उस इमेज से कभी बाहर नहीं आ पाए, और उस काल में हुए जब लालू प्रसाद बहुत बड़े यादव के नेता हुए।
तो वो कभी उस शैडो से उभर नहीं पाए, तो एक रीजन सेंट्रिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत असर रहेगा, उसके बियॉन्ड वो डैमेज नहीं कर पाते हैं अनलेस किसी पार्टी से उनका अलायंस हो, तब वो थोड़ा बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर पाएंगे और डैमेज कर पाएंगे अपने अपोनेंट को। क्या इस तरह की कोई राजनीतिक संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, जीतनराम मांझी ये सब मिलके एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें? ये संभावना है, ये हो सकता है, ये सब हो सकता। ये उपेंद्र कुशवाहा का पूरा प्रयास है कि एक माइनस आरजेडी एक फ्रंट बने, लेकिन वो कांग्रेस आप जानते हैं कि बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती है। वो कभी हमको नहीं लगता है कि एक बोल्ड डिसीजन लेके ऐसा सोचेगी। जैसे ही जेडीयू और बीजेपी का अलायंस सील हुआ ना, तो उसी तरह से कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस भी सील ही मानिए आप। वो कभी भी वो प्रयास वो नहीं करेगी। नीतीश जी अगर होते ना, कि नीतीश जी अगर आ रहे हैं तब वो सोच सकती थी, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता है ये लोग थर्ड फ्रंट का करेंगे, तब तो बीजेपी को और आसान हो जाएगा। जैसे ही उधर स्प्लिंटर वोट हो जाएगा तो इनके लिए तो बहुत गेम बहुत आसान हो जाएगा जितना। और दूसरा आपने प्रशांत किशोर की बात की, तो प्रशांत किशोर की मैं टिप्पणी चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वेस्ट बंगाल पे फोकस करेंगे या वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले बिहार के इलेक्शन में भी करेंगे? देखिए, अभी सौरभ, पिछले महीने प्रशांत किशोर बंगाल में ही थे। ममता पर जब दबाव बढ़ रहा था, कोरोना का लेकर सवाल उठ रहे थे, किस तरह की कोरोना मैनेजमेंट बंगाल में हो रही है, केंद्र सरकार बिल्कुल ममता को टारगेट कर रहा था, तब प्रशांत किशोर बंगाल गए थे और 1 महीना वहां रहे। तो मुझे लगता है जहां तक उनका जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो इस समय बंगाल है। बंगाल उनका फोकस रहेगा, क्योंकि वो असली बैटल मैं समझता हूँ अगले 1 साल का वो है बंगाल का, जिसमें अमित शाह भी अपनी पूरी शक्ति लगाएगी और ममता दी भी लगाएगी। तो अमित शाह जी और ममता दी जी की लड़ाई में वहां प्रशांत किशोर बिल्कुल शामिल रहेंगे। बिहार में मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में प्रशांत किशोर बिहार में कोई डेंट कर पाएगी। देखिए, पॉलिटिकल मैनेजर एक बात होती है, पॉलिटिशियन दूसरी बात होती है। लालू प्रसाद यादव पॉलिटिशियन है, आप उनको पॉलिटिकल मैनेजर माने या नहीं, पॉलिटिशियन है। प्रशांत किशोर इज अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल मैनेजर। इसका मतलब नहीं है कि अगर प्रशांत किशोर खुद चेहरे कर बनते हैं या खुद एक पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को एक तरह से सक्रिय कर सकते हैं राजनीति में, लेकिन उनकी कोशिश है कि एक ऑल्टरनेटिव, जब भी आप उनको पूछो तो वो कहते हैं मैं एक विकल्प देना चाहता हूँ, खुद नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई विकल्प। कुछ महीनों पहले बात हो रही थी कि वो कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करेंगे और कन्हैया कुमार के जरिए एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। ये सब मुझे इस समय काल्पनिक लगता है। प्रशांत किशोर एक बहुत ही तेज, बहुत ही समझदार, बहुत ही तेज जिसे कहते हैं पॉलिटिकल मैनेजर है, बट एज पॉलिटिशियन मैं नहीं समझता कि वो पॉलिटिशियन में ट्रांसलेट हो सकते हैं इतने आसानी से, खास करके बिहार जैसे राज्य। संतोष जी एकदम राजीव एकदम बैंग ऑन है, एकदम बंगाल वो कंसंट्रेट करेंगे। बिहार में एक तो उनको आरजेडी पूछने रहा है और उनको पूछने वाला कौन पार्टी बचा है, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टेक है नहीं। कन्हैया कुमार इस बार प्लेयर है नहीं। कन्हैया कुमार का कहना है कि हाँ हमारी पार्टी कहेगी तो हम देखेंगे। तो प्रशांत किशोर का एक तो है ना कि डिजिटल और डिजिटल मुगल, बियॉन्ड दैट आप जैसे पटना हाजीपुर क्रॉस कीजिएगा ना तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप जितना भी उनके बारे में लिख लीजिए, यहाँ छप जाए वहां छप जाए, वो ग्राउंड के नेता नहीं है। वो सही बोले राजीव कि वो पोल स्ट्रेटजिस्ट होना एक अलग बात है, और वहां चुनाव एक भी मैंने भाषण नहीं सुना है भाई, कहीं जाकर के चौक चौराहे में बोल रहे हैं आपने 500, 1000, 2000 का क्राउड गैदर किया, आपने डिजिटली 10 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, वो अभी भी वॉर रूम जनरल है, वही रहेंगे। अभी मुझको अभी तक कोई उनकी संभावना नहीं दिख रही है। उनको जनरल चाहिए, वो अब ढूंढ रहे हैं कि बिहार में उनको कोई जनरल मिले, वो वॉर रूम चलाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कोई जनरल नहीं मिल रहा है। सवाल है बिहार में आपको जनरल की जरूरत है। देखिए, एक बड़ा सवाल जो है कि अगर लालू जी जेल में नहीं होते आज की तारीख में, क्या विपक्ष के सामने जो दुविधा है कि लालू जी, जो मैं अभी भी समझता हूँ जिनमें वो एक तरह से वो पॉलिटिशियन की इंस्टिंक्ट भी है और वो मास अपील भी आज भी है बरकरार, कम से कम अपना जो वोट बैंक है उसमें तो है। अगर वो शामिल होते, कैंपेन में होते और उनके साथ फिर प्रशांत किशोर वॉर रूम जनरल की तरह होते तो फिर शायद वो कुछ इम्पैक्ट कर पाते। लेकिन जनरल लालू का जिक्र लेके आए संतोष जी, ये जो लालू परिवार का झगड़ा है, मीसा भारती वर्सेस तेज प्रताप वर्सेस तेजस्वी, वो सेटल हुआ नहीं?
वो बॉस देखिए पता नहीं चलता है, इंटरनल पार्टी में वो जो है ना वो कुछ न कुछ चलते रहता है। आपने तेजस्वी को आगे कर दिया है, वो उसने स्वीकार तो कर लिया है, उसने आउटवर्डली स्वीकार कर लिया है, लेकिन अंदर अंदर में तो कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है ना। वो देखिए जब फिर सीट शेयरिंग की बात आएगी ना कि किसका कैंडिडेट कितना होगा, तो लोकसभा में रिफ्लेक्ट हो गया था ना, लालू राबड़ी मोर्चा बन गया था। जैसे वो होगा कि हमारा 5 कैंडिडेट लो, हमारा 10 कैंडिडेट लो, तो ये सारे जो जैसे कि सीट शेयरिंग होगा उस समय ये फिर से ओपन हो जाएगा। अभी दबा हुआ है कि कोई इशू नहीं है। और मुद्दे आपके हिसाब से क्या रहेंगे? अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो या कुछ महीने बाद चुनाव हो, बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? मुझको लगता है इस बार माइग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा होगा। माइग्रेशन, जितना भी डेवलपमेंट माइग्रेशन जो लोग रिटर्न हुआ है, लोगों का जो डिस्ट्रेस हुआ है और डिस्प्लेस हुए हैं और लेट से आए हैं, लोग तो लौटने में पैरों में छाले पड़ गए हैं। बाद में इन्होंने लाया लोगों को, यही 30 लाख 35 लाख अगर वो फर्स्ट वेव में ले आते ये हीरो हो जाते। इन्होंने जो लेट जो कर दिया ना, लेट करने के कारण इनको डैमेज हो गया है। अब जिस माइग्रेंट से बात करता हूँ कोई अच्छी बात तो नहीं बोलता है उनके बारे में। हाँ फिर अगेन बट देन अगेन इनका जो अपोनेंट है वो बहुत कमजोर है और वो एक बहुत अच्छा ग्रैंड अलायंस बने जिसमें कि तेजस्वी को प्री पोल में डिक्लेयर कर दे कि हमारा नेता है और एक हेमंत सोरेन की तरह कुछ मतलब ऑफर करे कि व्हाट बेटर यू कैन ऑफर देन नीतीश कुमार। ये सब लेके आए ना एलिमेंट, तो ये तो है कि आप मतलब आप एकदम मेमोरी से खेल रहे हैं कि हम नेट पर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते थे तो हम मैदान में भी अच्छा खेलेंगे। तो दे आर प्लेइंग थ्रू मेमोरी। आरडी की पॉलिटिक्स की यही सीमा है। जब तक वो केयर ऑफ लालू प्रसाद रहेंगे ना तब तक दिक्कत है उनकी पॉलिटिक्स के लिए। ही हैज टू इमर्ज फ्रॉम शैडो। नहीं, और कहीं ना कहीं सौरभ जी ये भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी को कहीं कम से कम वर्चुअल रैली तो कर रही है, दूसरी तरफ से ना वर्चुअल हो रही है ना जमीनी रैली हो रही है। नहीं वो आरजेडी वाले थाली बजा रहे थे ना रैली के विरोध में। नहीं देखिए यही तो मुसीबत है। राहुल गांधी हो केंद्र पे, जो टीवी एंकर का एक तरह से टीवी एंकर की तरह उभर कर आए हैं, लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, या बिहार में तेजस्वी जो है जो घर में बैठकर आलोचक बन गए। आपको या तो जमीन पर जाना, मैं आपको बैठ देता हूं, अगर आज लालू प्रसाद होते और पलायन इतना मुद्दा बनता, जिस तरह से प्रवासी बिहारी वापस आ रहे, उनकी दिक्कतें, लालू उनको उठाकर पूरे बिहार में घूमते। ये फर्क है, वो कोरोना हो या ना, क्वारंटीन सेंटर घूम रहे होते। वो लालू क्वारंटीन में घर में नहीं रहते, वो बाहर चले जाते। ये क्वारंटीन की राजनीति में आप राजनीति नहीं कर सकते। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत आज विपक्ष की है, न केवल बिहार में लेकिन देश भर में, कि विपक्ष के नेता जो है इक्के दुक्के छोड़कर बाहर नहीं निकलते जिस तरह से उनको निकलना है। उनके पास मुद्दा है, जो संतोष जी ने कहा, मुझे भी लगता है मुद्दा बन सकता है। जिस तरह से माइग्रेंट का इशू बना है उसे आप बड़ा बना सकते हैं। ये मसला वो है कि आपने कितने कुर्ते पैजामे कितने घिसे हैं, चप्पलें कितनी घिसी हैं। लालू यादव एक गरीब पिता से नीचे से संघर्ष करके ऊपर तक आए हैं, वो ये चीज समझते हैं। तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने या राजीव गांधी ने कभी किया था? वो पंडित नेहरू ने संघर्ष किया था, वो किसान आंदोलन थे, वो अवध के गांव-गांव में घूमे थे, तो उन्होंने बैरिस्ट्री और संघर्ष किया था, जिसकी अभी तक गांधी परिवार इनकैश कराने की कोशिश कर। जब तक आप नीचे से पकड़ के नहीं आओगे आपको रियलिटी नहीं पता, आपको करेक्ट नहीं समझोगे। नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये मुझे लगता है विपक्ष की कमजोरी है बिहार में, न केवल बिहार में पर दूसरे राज्यों में भी, कि आपको अगर टक्कर देनी है, भले ही एक तरफ वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल रैली को भी अगर टक्कर देनी है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी जो जनता से जुड़ती है। वो आप ड्राइंग रूम में बैठकर वहां वो राजनीति नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी विपक्ष की, अगर बिहार के चुनाव में जो भी मुद्दे रहे।